मैं नदीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनानी और उर्दू के टॉपिक पे जो अभी मसला चल रहा है वो नाना साहब पटोले के सामने दो गुजार करिए। आज वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे के ऊपर आप सभी लोगों का यहाँ पे मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे महाराष्ट्र के सबसे डायनामिक लीडर जनाब नाना पटोले साहब का कि आज का दिन महाराष्ट्र में बहुत अहम दिन था, बहुत ही टाइट शेड्यूल था और बहुत सारे कार्यक्रम थे। जितने भी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से जितने एमएलए, हमारे मिनिस्टर्स और साथ में सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लोग आज एमआरसीसी में मौजूद थे। मीडिया बहुत बड़े पैमाने पे आज के दिन वहाँ पे मौजूद था। इसके बावजूद भी नाना पटोले साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके लिए मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बती कांग्रेस और हमारे अंग्रेजी डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज के दिन नाना भाई को भी कुछ बताना चाहूँगा कि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही तारीखी और बहुत ही अहम दिन है। आज का दिन जो हम वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं, दरअसल वो एक बहुत ही मशहूर हमारे मुजाहिद आज़ादी के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हकीम अजमल खान साहब का आज जन्मदिन है, आज उनका बर्थडे है। और हकीम अजमल खान साहब कोई मामूली इनके तारुफ में अगर मैं बोलना चाहूँ तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं बहुत मुख्तसर अल्फाज में उनके बारे में बताना चाहूँगा कि आप हकीम अजमल खान साहब हिंदुस्तान में जो हमारी जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। 1920 के दशक में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। एजुकेशन के ताल्लुक से उन्होंने जो काम किया है वो आज भी करीब करीब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चे जो हैं उनसे आज फ़ायदा ले रहे हैं। कि जेएनयू का तो हमने नाम सुना कि जेएनयू जाहिर सी बात है कांग्रेस के राज्य में जेएनयू का बना, लेकिन जेएनयू से पहले दिल्ली के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके बानी उसके जो रहनुमा थे वो भी हकीम अजमल खान साहब हुआ करते थे और 1920 से लेके 1927 तक वो उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। तो इतनी अजीम शख्सियत के नाम पे हुकूमत हिंद ने आज का दिन 12 फरवरी के दिन वर्ल्ड यूनानी डे को सेलिब्रेट करने का दिन मुकर्रर किया है। इसलिए आज हम हिंदुस्तान के हर शहर में, हर तालुका में इस दिन को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साथ साथ जो हमारे एक रहनुमा थे, मुजाहिद आज़ादी थे, उनके लिए हम इस दिन को याद करते हैं। हकीम अजमल खान साहब के बारे में एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा भाऊ को, खास करके हिंदुस्तान के अंदर जो बैचलर ऑफ जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हुआ करती है, जिसमें आयुर्वेद और साथ साथ यूनानी आते हैं, इसके बानी, इसके रूहनवा जो भी है वो हकीम अजमल खान ही हुआ करते थे। पहले जब मुगल्स का दौर था या उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे भी हिंदुस्तान में जो इलाज किया करते थे वो वैद्य या हकीम इलाज किया करते थे। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई उनके पास ना कोई किताब हुआ करती थी, ना कोई कॉलेजेस हुआ करते थे। ये एक खानदानी रवायत थी कि एक हकीम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस पहलू को चलाते था और इससे लोग अपने अपने हिसाब से हकीमी और वैद्य के तरीके से इलाज करते थे। लेकिन इस हकीम और वैद्य को मिला करके हमारे हकीम अजमल खान साहब ने पहली बार हिंदुस्तान में एक कॉलेज की बुनियाद डाली करोल बाग में, जिसका नाम उस वक्त जो डिग्री मिला करती थी वो बैचलर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी के नाम पे हुआ करती थी। तो एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेदिक और यूनानी को कॉलेज को चालू करने वाले अगर कोई शख्स है तो वो हकीम अजमल खान साहब हुआ करते हैं। 1960 के दशक में, क्योंकि पहले आज़ादी के पहले पिक्चर से लेके कोर्ट के फैसले से लेकर के सारी किताबें जो है वो उर्दू जबान में हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 1960 में हिंदी को राष्ट्रीय किताब माना गया और धीरे धीरे जो वैद्य और हकीमों की जो किताबें थी
उसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ और उसके बाद से फिर आयुर्वेद और यूनानी अलग हुए। फिर जब हिंदी में किताबें बनी तो आयुर्वेद अलग हुआ, लेकिन यूनानी वही बैठी जो पुराने हकीमों की है, वही किताबों से आज तक चलती आ रही है। मैं आपके सामने यूनानी के ताल्लुक से जो हमारे जो कुछ मसले हैं, मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपके पास रखूँ और मुझे उम्मीद है कि आप राज्य शासन में आप हमारे लिए उसको मुतालबा रखेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो हमारे लिए जो मसला आ रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले ही हफ्ते एक तरह से जो हमारा जो बीयू में जो सब्जेक्ट है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके अंदर एक सब्जेक्ट जो है वो उर्दू अनिवार्य है, लेकिन उन्होंने अभी इसको ख़त्म करने की कोशिश की है कि वो सभी लैंग्वेज में पढ़ाया जा सके। हमारा ये एतराज़ है कि सदियों पुराना जो पैठी है, जो उर्दू का सिलसिला चल रहा है, उसको बरकरार रखा जाए और इसमें उर्दू को लागू रखा जाए। पेपर तो हम इंग्लिश में भी दे सकते हैं, मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट वो उस पर बरकरार रहे, मैं ये चाहूँगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा भाव से कि महाराष्ट्र के अंदर यूनानी के 7 कॉलेज हुआ करते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जिसका कामकाज चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर जो डायरेक्टर है वो आयुर्वेद से हुआ करते हैं। उसके अलावा 4 असिस्टेंट डायरेक्टर वो भी आयुर्वेद के हैं, एक होम्योपैथी से भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, लेकिन हमारा यूनानी से कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है। हमने इस सिलसिले में हमने अमित देशमुख साहब से मुलाकात की, उन्होंने इस पर तवज्जो देने की बात कही और हमारे लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर यूनानी को बनाने की भी बात कही। हम चाहेंगे भाव के पर आप भी ये बात उनसे रखें ताकि हुकूमत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर बन पाए। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि निजाम शाही जब निजाम की जो हुकूमत हुआ करती थी तो वो उसकी हुकूमत हैदराबाद से लेकर औरंगाबाद तक हुआ करती थी और पूरे के पूरे जो मराठवाड़ा का जो रीजन है उसके अंदर उस टाइम हकीमी दवाखाना हुआ करते थे। 25 दवाखाने इस तरह से अलग अलग जिलों में पूरे मराठवाड़ा में चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लोग रिटायर होते गए नई नियुक्तियों का होना बंद हो गया। करीब अभी 19 जगहों पे पोस्ट खाली है। हम चाहेंगे कि जो सिलसिला हकीमों का जो चल रहा है, वो जो भर्तियाँ जो रुकी पड़ी है, जल्द से जल्द उसको भरने की कोशिश की जाए। कांग्रेस के शासन में ही 2014 के अंदर जब सुरेश शेट्टी साहब हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने हमारा एक मुतालबा मांगा कि हुकूमत के अंदर जो भी गवर्नमेंट की जो नौकरियां आती है उसके अंदर 25% का कोटा आयुष का रखा और 25 में से 10% का कोटा यूनानी के लिए रखा। इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो पीएचसी के अंदर करीब 62 वैकेंसीज हमारी खाली है। काफ़ी दिनों से वो काम रुका पड़ा है। ये पोस्ट 62 जो वैकेंसी है वो यूनानी के लिए है, उसको भरने का काम रुका पड़ा है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर ने इस ताल्लुक से फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है, फाइनल अप्रूवल के लिए बाकी है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये जो अड़चन है ये दूर हो और ये सारी पोस्ट जल्द से जल्द भरी जाए। इसके प्रभाव मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप इसको दूर करने की कोशिश करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब कोविड का टाइम था, आपने विधान भवन भी सुना होगा, खुद हमारे सीएम उद्धव साहब ठाकरे ने भी हमारे इस काम को बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि कोरोना के अंदर जो हमारा समाज और खासकर हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता, बहुत अच्छा काम किया है। सदन के अंदर भी अलग अलग पार्टियों के लोगों ने यूएमएस के काम को बहुत ज़्यादा सराहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ भी कोविड सेंटर बने थे उसमें 80% से ज़्यादा बीएमएस डॉक्टर अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे। हम चाहेंगे भाव कि ये सब लोग जो एम्बुलेंस में काम कर रहे हैं या जहाँ जहाँ भी कोविड सेंटर में जो लोग अपना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई एक अच्छी पॉलिसी बने ताकि वो परमानेंटली वो वहाँ पे काम कर सके और जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोविड के बुरे दौर में जनता की सेवा की है, हम चाहते हैं कि उनके लिए उनको इंसाफ मिले और उनको अच्छी जगहों पे उनको अच्छा मुकाम मिले। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बोलना है और ख़ास करके आप सबको नाना भाव को सुनना है, इसलिए मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।